नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। रुड़की नगर निगम के महापौर पद से इस्तीफा देने के बाद गौरव गोयल ने अपने राजपुताना स्थित आवास पर प्रेस वार्ता की और इस मौके पर पूर्व महापौर गौरव गोयल ने कहा कि जब से बोर्ड का गठन हुआ था तब से लेकर अब तक बोर्ड बैठक में शहर के विकास को लेकर चर्चाएं हमने की है और साथ ही कहा कि कुछ पार्षदों की ओर से ज्यादातर लड़ाई झगड़े राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते चर्चा किए गए हैं और जबकि बोर्ड बैठक का मतलब एजेंडों पर चर्चा होना होता है। गिने चुने पार्षदों ने हर बोर्ड में माहौल बिगाड़ा है, जिसको लेकर पूर्व महापौर ने बयान दिया है। इस्तीफा देने का कारण है कि नगर निगम की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें प्रदीप बत्रा जी का बहुत ज़्यादा दखल और नूपुर वर्मा जो हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात है और रोज़ सुबह शाम रुड़की से आती जाती हैं, उनका बहुत ज़्यादा दखल होने के कारण पार्षदों ने यहाँ बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा रखा है। इस कारण से इस्तीफा। धन्यवाद। इस तरह से आप यूज़ किया जा रहा है जी, बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था नूपुर वर्मा और प्रदीप बत्रा द्वारा और निश्चित रूप से बहुत सारे पार्षद जिसमें शामिल थे। तो मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी कि उन लोगों को अगर ऐसा लग रहा था कि मैं ही विकास में बाधा हूं तो त्यागपत्र देना। अब रुड़की का विकास देखेंगे, पार्षद और विधायक मिलकर किस तरह करते हैं, लेकिन इस गंदी राजनीति से हिस्सा मुझे बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी ज्ञानवापी मामले पर बड़ा बयान दिया है और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञानवापी के अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा और भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वह देखे कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो वहां नहीं देखे हैं और ज्ञानवापी ज्योतिर्लिंग के मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। और वहीं ज्ञानवापी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने समर्थन किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए इस बयान का संत समाज स्वागत करता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, हम जितने भी साधु संत है, अखाड़ा परिषद है, उनका स्वागत करते हैं, उनके बयान का स्वागत करते हैं। महाराज श्री ने ये कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई। बात सत्य है। आप बताइए, जहाँ हमारा ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे काशी विश्वनाथ है, वहाँ मस्जिद कहाँ से आई? इसलिए वहाँ कोई ज्ञानवापी नहीं थी। वो जो बाबर के समय में, मुगलों के समय में बनाई गई थी। अब जो सर्वे हो रहा है, सर्वे पे इन लोगों ने विरोध किया है। क्यों विरोध किया है? ताकि दूध का दूध और पानी का पानी न हो, इसीलिए इन्होंने विरोध किया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, बहुत अच्छा बयान दिया है। पूरा साधु समाज हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करता है और यही उम्मीद करते हैं कि उनके कार्यकाल में जो है ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो हल हो जाएगा। हरिद्वार के भेल बाल विद्या मंदिर स्कूल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और क्लास टीचर पर गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप दलित समाज के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जाता है और मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस दौरान परिजनों और टीचर के बीच जमकर कहासुनी हुई। वहीं परिजनों ने रानीपुर कोतवाली पहुंचकर टीचर के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। बता दें, खबर हरिद्वार से है, जहां दलित छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया है और टीचर पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि स्कूल में परिजनों ने हंगामा किया है और मौके पर पहुंचे पुलिस ने सुलझाया और दलित छात्रों पर भेदभाव करने का आरोप लगा है। स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री
चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं और जिसको लेकर आज बीजेपी संगठन की बैठक में देहरादून में निर्णय लिया गया है और सरकार की ओर से मंत्री सौरभ बहुगुणा और संगठन की ओर से रजनीश बिष्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई है और वह बीजेपी के कैंडिडेट को जीत दिलाए और चुनाव को लेकर पूरी तैयारी करे। देखिए, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी ने, संगठन मंत्री अजय जी ने एक टोली बैठक बुलाई थी जिसमें कि सरकार के रूप से उन्होंने मुझको और संगठन के रूप से राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को मनोनीत किया है उपचुनाव के लिए और कैसे अब यहाँ से काम होना है, कैसे उपचुनाव तक हम लोग को कार्यकर्ताओं को बूथ के कामों में लगाना है, केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुँचाने में मदद करनी है, किस तरीके से वहाँ पर जाति वाइज जो लोग हैं उनसे मिलना है, ये सारा एक सकारात्मक रूप से हम लोग का डिस्कशन हुआ है और उम्मीद यही है कि जब चुनाव घोषित होगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो भारी मतों से वो चुनाव को जीतेगा, क्योंकि आज के दिन बागेश्वर की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो काम वहाँ पर किए थे, जिस तरीके से लोगों के सुख दुख में वो खड़े हुए थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से बागेश्वर का चुनाव जीतेगी। देहरादून में बीजेपी संगठन की 2 दिवसीय अहम बैठक हुई और पहले दिन की बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने शिरकत की है। वहीं दूसरे दिन बीजेपी के सभी मोर्चा के बैठक भी महामंत्री संगठन ने ली और बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी मोर्चा के अध्यक्षों और पदाधिकारियों से बातचीत की गई है और कैसे उन्हें चुनाव के लिए तैयार होना है उसके दिशा निर्देश भी पदाधिकारियों को दिए गए हैं और साथ ही पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए आगामी समय में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा कैसे तैयार करनी है, इस पर भी बैठक में चर्चा हुई है। देखिए, 2 दिवसीय बैठक थी। कल हमारी यहाँ पदाधिकारी की बैठक हुई, आगामी दिनों कार्यक्रम ने तय किए। आज उन कार्यक्रमों को नीचे स्तर तक पहुंचाने के लिए मोर्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोर्चों का कार्यक्रम का स्वरूप क्या रहेगा उस पर चर्चा हुई और बाद में सारे कार्यक्रमों का सोशल मीडिया से ले मीडिया तक उसको प्रभावी बने तो सोशल मीडिया आईटी सेल की हमारी प्रवक्ताओं की हमारी बैठक थी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से लोकसभा के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका विजय की और बढ़े और सब कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों का जो स्वरूप है, सब संगठन वो पॉजिटिव दिशा में जाए, इस विषय को लेकर संतोष जी का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है और आगामी दिनों के कार्यक्रम खास तौर पर सोशल मीडिया की अब हमारी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण भी होगा, जिला स्तर पर भी होगा और मंडल स्तर पर भी हम सोशल मीडिया आईटी अपने से ही उसकी ट्रेनिंग करेंगे और हमारे केंद्र से भी उसमें हमारे प्रशिक्षण में आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव के मुजफ्फरनगर के सुक्रताल में अब तक के कुछ दिन पहले दिए गए बयान को लेकर अब सेवा दल के कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है और जिसके चलते उन्होंने चंद्रशेखर चौक पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया है। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री का बयान देश की महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले भारत में त्यागी, कश्यप, सैनी समाज के महिलाओं का कोई भी रेप कर दिया करता था और यह भी कहा है कि योगी सरकार के मंत्री के इस बयान से सर्व समाज के लोग बहुत आहत हैं। देव कैबिनेट मंत्री है योगी सरकार के, यूपी के। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में महिलाओं के बारे में बहुत अद्भुत कहा है। महिलाओं तो सबकी महिलाएं बराबर हैं, वो किसी भी जाति की है, धर्म की है, किसी की महिला बराबर है। यूपी सरकार को, भाजपा सरकार को अपने मंत्रियों के और अपनी लैंग्वेज को सुधारना पड़ेगा। अगर यही हालात रहे तो ये महिलाएं एक दिन सड़क पे आएगी और उनके पुतले, अब तो पुतला फूका है, मुंह भी काला करने का काम करेगी उनका, अगर ये नहीं सुधरी। हमारी यही मांग है यूपी सरकार उन्हें बर्खास्त करे और इस्तीफा दिलवाए। जिस तरह इस देश में
जो धरती को धरती माँ कह के पुकारा जाता है और माँ गंगा को माँ गंगा कह के पुकारा जाता है, जहाँ देवी को कभी काली के रूप में पूजा जाता है, महिला को कभी सरस्वती के नाम पे पूजा जाता है। आज हम इस देश में हम महिलाओं के साथ जगह जगह कभी कोई बाबा हो या कोई मंत्री हो हमारे साथ कभी शारीरिक बलात्कार करते हैं, कभी हमारा मानसिक बलात्कार करते हैं। आप जैसे घटना दिन ब दिन इस बात पर सरकार में बढ़ती जा रही है। आप देखें रामदेव बाबा कहते हैं कि कपड़े पहने तो महिला ठीक है, ना पहने वो भी अच्छा है। और बागेश्वर धाम कहते हैं कि अगर महिला सिंदूर ना लगाए और मंगलसूत्र ना पहने तो खाली प्लॉट है और उस पर कोई भी कब्जा कर सकता है। बताओ, ऐसे बाबा की जो भाषा है शोभा देती है। और आज जो मणिपुर के घटना आप देख सकते हैं, वहाँ भी महिलाओं को, जहाँ उनका मुख्यमंत्री है भाजपा का, वे कहते हैं कि महिलाओं को उनके वहाँ पर महिलाओं को नंगा करके उनका सामूहिक बलात्कार होता है। आज ताजी घटना आपको बता रही हूँ, 4 दिन पहले की शुक्रताल जहाँ माँ गंगे का वास है, उस पावन धरती पर हम महिलाओं के जो कश्यप समाज को कहकर और त्यागी समाज को कहकर और सैनी समाज की महिलाओं को के बारे में ऐसी गंदी उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है। के जो नेता हैं उनके द्वारा कश्यप समाज, त्यागी समाज और अंबेडकर समाज के विषय में गलत टिप्पणी की गई तो उसी का विरोध जो है आज महिलाओं द्वारा किया गया है और महिलाओं द्वारा मतलब हुआ है। क्या मांगे की मांगे ये है कि इस तरह के जितने भी नेता हैं जो गलत टिप्पणी महिलाओं के ऊपर करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे होनी चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता किया और इस प्रेस वार्ता के दौरान चमोली जनपद में करंट हादसे में हुए 16 लोगों की मौत पर अभी तक सरकार ने उचित मुआवजा नहीं दिया है और इस पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार हादसे में शिकार हुए लोगों को 25 लाख का मुआवजा दे और साथ ही यह भी कहा कि सरकार उन कंपनियों के मालिक को बचाने का काम कर रही है। आज की प्रेस वार्ता में सबसे पहली बात यह है कि सरकार ने चमोली हादसे के बाद अपनी पीठ को स्वयं इस रूप में थपथपाया है कि उन्होंने कठोर कार्रवाई करते हुए उन कंपनियों को उत्तराखंड में काम करने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। मैं समझता हूं सरकार इस कार्रवाई को कठोर कार्रवाई बताकर उत्तराखंड के लोगों को अपमान कर रही है। क्या किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना कठोर कार्रवाई होता है? नहीं। सरकार से ये मांग की जाती है, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सरकार उन कंपनियों के मालिकों पर, उन कंपनियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करे। 16 लोगों की जान गई है, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करें। देहरादून नगर निगम पर अनियमितता का आरोप लगाकर देहरादून महानगर महिला कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम में तमाम तरह की अव्यवस्थाएं और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। शिकायत के बावजूद भी भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और उन्होंने यह भी कहा है कि राजपुर क्षेत्र में नगर निगम की तरफ से काफी अनियमितताएं की जा रही है। सर, हमारे राजपुर में साईं मंदिर के सामने जो एक दुकान किसी को दी गई है, जो उन्होंने जो है नगर निगम द्वारा दी गई है, उन्होंने आधी सड़क में कब्जा कर लिया है। जब नगर निगम में फ़ोन किया जाता है तो ना कोई अधिकारी आता है, ना कोई, उनसे कुछ कहा जाए तो वो मारपीट करते हैं। यहाँ लड़का उपस्थित है, आप उसके देख सकते हैं, उसको कितना नोचा गया है और वीडियो भी देख सकते हैं कि उस लड़के ने हाथ तक नहीं लगाया है। नगर निगम ने, उसी व्यक्ति ने नगर निगम की ज़मीन में काट बंगला में अपना 2-3 कमरे का बहुत अच्छा मकान बनाया हुआ है, उसके बावजूद उसको पीछे एक कमरा किराए में दे दिया जाता है। तो ये किसकी मिली भगत है? लाइटें मेरे यहाँ 60% खराब है। लाइट वाले आते हैं, 5 लाइट ठीक करके चले जाते हैं। आप खुद सोचिए, 160 लाइटें, अगर 5 लाइटें 6 लाइटें रोज ठीक होंगी तो कितना समय ये लेंगे? नई लाइटें हमारी 4.5 साल से सिर्फ आश्वासन मिला है, किसी वार्ड में नई लाइटें अभी तक पूरी नहीं हुई है। खंबे नगर निगम में नहीं है।
राजधानी देहरादून के हाथीबड़ कला इलाके में एक 35 वर्षीय महिला का अज्ञात शव मिला है और शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी और मौके पर पहुंचे पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया और लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और एसपी सिटी सरिता डोभाल ने कहा है कि अभी महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है, जिसके बाद शिनाख्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि देहरादून से जहां अज्ञात महिला का थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कालिदास रोड के पास सर्वे गेट के सामने एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे जो है हमारी थाना कोतवाली की पुलिस मौके पे गई है और बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त महिला की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। खबर काशीपुर से है, जहां बीते 29 जुलाई 2023 को 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, जिसमें सबसे पहले शक्तिनगर निवासी कार्तिक यादव की दुकान से अज्ञात चोर एक मोबाइल चोरी कर ले गए थे और इसके अलावा मोहल्ला खालसा निवासी एजाज नवी ने सूचना दी थी कि उसके घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर कई कीमती सामान चोरी कर ले गए हैं। और इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक टीम का गठन कर लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया, जिस पर 4 अज्ञात व्यक्ति दिखाई दिए। और आज कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि इन दोनों चोरियों का खुलासा करने के लिए पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। तारीख को ये कार्तिक यादव जी ने इनकी दुकान से इनका मोबाइल फोन अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी कर लिया गया था और इसी के पास ये एजाज नवी है, इनके गोदाम से भी इन्वर्टर, बैटरी और स्टेबलाइजर और DVR और बिजली का इनका दरवाज़ा होता कुछ चोरी करके कुछ गुम किए गए थे। इस पर दोनों मुकदमों में दोनों घटनाओं का हमने थाने का मुकदमा पंजीकृत किया और इसमें प्रभारी निरीक्षक प्रभारी काशीपुर के निर्देशन में अलग अलग टीम हमने गठित की। विशेष रूप से इसमें बांसपुरान चौकी इंचार्ज और कालागंज चौकी इंचार्ज इनके द्वारा इसमें अलग अलग टीम बना के कार्रवाई की गई। लगभग 200 से अधिक कैमरे इस घटना में हमने देखे और इसमें जो संदिग्ध युवक थे कुछ उनको भी हमने देखा। इसके आधार पर 30 तारीख को कल इसमें कब्रिस्तान के पास से 4 युवकों को अरेस्ट किया है, जिनके नाम है आमिर, फैजान और हनी और अजय। इन 4 युवकों के पास से कार्तिक यादव की दुकान से जो मोबाइल चोरी हुआ है, मोबाइल बरामद हुआ है। नशे के खिलाफ अभियान चलाकर श्यामपुर चौकी पुलिस ने एक युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 5.10 ग्राम स्मैक बरामद की है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायालय के आदेश पर जेल पहुंचा दिया जाएगा। और आपको बता दें कि श्यामपुर चौकी प्रभारी जगत सिंह ने बताया कि नशे के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मनसा देवी फाटक के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध रूप से जा रहे एक युवक को पुलिस ने तलाशी के लिए रोक लिया और तलाशी के लेने पर युवक के कब्जे से स्मैक बरामद हुई है और वहीं आरोपी की पहचान कुलदीप निवासी गुमाली वाला से के रूप में हुई है। उत्तराखंड के युवाओं ने मिलकर पहाड़ी स्वाभिमान सेना का गठन किया और इस सेना के गठन का मुख्य उद्देश्य पहाड़ की अस्मिता, संस्कृति और स्वाभिमान की सुरक्षा है। बता दें कि पहली बार पहाड़ी स्वाभिमान सेना की बैठक ऋषिकेश में हुई है, जिसमें सेना से जुड़े सदस्यों ने पहाड़ की संस्कृति और स्वाभिमान पर लगातार हो रहे कुठाराघात को लेकर विचार विमर्श किया और युवाओं ने निर्णय लिया है कि यदि पहाड़ की अस्मिता के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसकी पहाड़ी स्वाभिमान सेना विरोध करेगी। और इसी बीच सेना से जुड़े समाजसेवी सुरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि पहाड़ी स्वाभिमान सेना ने राज्य में भू कानून मूल निवास लागू करवाने के साथ सरकारी नौकरी के लिए मूल निवासियों को प्राथमिकता देने को अपने मुख्य उद्देश्य में शामिल किया है।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सीएम आवास में सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण भी दे रही है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो किसी भी अपने कार्यक्रमों में उत्तराखंड को ना जोड़ते हों या उत्तराखंड का जिक्र न करते हो या उत्तराखंड को न लाते हो। सभी में उत्तराखंड को लाते हैं। आज मन की बात में वो उत्तराखंड को लाए हैं। यहाँ के जो हमारी विरासत है भोजपत्र, उसका अधिकाधिक उपयोग हो, वो हमारा संवर्धित हो, सुरक्षित हो और लंबे समय तक उसका उपयोग होता रहे। उस दिशा में उन्होंने जो हम सबको प्रोत्साहित किया है, वहाँ की बहनों का मातृशक्ति का जिक्र किया है और साथ ही जो माड़ा गांव जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, उनको उन्होंने पहला गांव संबोधित करके किया। आज पूरा देश माड़ा को पहले गांव के रूप में जान रहा है और साथ ही जो स्थानीय उत्पाद हैं उन स्थानीय उत्पादों में से भी उन्होंने जो 5% की धनराशि लोगों से उस पर खर्च करने के लिए या अपने उत्पाद खरीदने के लिए उन्होंने जो आह्वान किया था, वह भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग आज जो देश विदेश से यहाँ पर 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, धार्मिक यात्रा पर आ रहे हैं, अपनी 5% की धनराशि स्थानीय उत्पादों को खरीदने में भी लगा रहे हैं। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे जो छोटे समूह में उत्पाद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में आयोजित कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और पार्टी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अमृत कलश यात्रा निकालेगी, जिसमें सभी संसदीय क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करेंगे और SC/ST सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए, लगभग 1 घंटे से ज्यादा बैठक चली है और अगस्त माह के कार्यक्रम को स्वरूप देने का हम लोगों ने काम किया है। मुख्य रूप से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर व्यापक विस्तार रूप हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के चाहे कारगिल शहीद हो, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों, तो आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गांव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। होती ही है और कोई ये नियमित बैठक है, कोर टीम की बैठक है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी गौतम जी सहित सभी लोग होते हैं, सीएम लोग होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। कोर टीम के जितने सदस्य हैं वो चर्चा करते हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे कोर ग्रुप की बैठक हुई है। उस बैठक में लगभग योजनाएं माननीय प्रभारी जी के नेतृत्व में और हमारे महामंत्री संगठन जी के नेतृत्व में दिया है। उसके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया भी होगा। आगामी कार्यक्रम उसी के अनुसार, पार्टी के अनुसार आगे चलेंगे। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।